चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और ये आपके सामने संडे की मॉक टेस्ट सोल्यूशन। जैसा कि हर बार आप संडे आते हैं, मॉक देते हैं, बहुत बेहतर तरीके से ये ऑफलाइन मॉक को कंडक्ट कराया जाता है इवन बैंकिंग क्लासेस में। और आप बेहतर माहौल में बैठकर एक अच्छी क्राउड के बीच बैठ के आप अपने आप को जज कर पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। उसी मॉक को दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ तक खींच के ले जा रहे हैं और आप कहाँ तक खींच के ले पाए। तो कंपटीशन की भावना हमेशा भीड़ के बीच में ही उत्पन्न होती है, इसलिए ये एक ऑफलाइन मॉक एवरी संडे आपको कंडक्ट करा के दिया जाता है और जिसमें आप बेहतर आनंद लेते हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं और फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं कि बताए जाने चाहिए, वो आपको ज़रूर डिस्कस किया जाता है। बाकी छोटे सवालों को आप आराम से लगा लेते हैं। तो एसबीआई क्लर्क की सीरीज में 165 नंबर का ये मॉक आपने लास्ट संडे दिया होगा। तो सबसे पहले आपको मिला होगा रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन। उसके बाद आपसे कहा गया होगा इंग्लिश में एंटर करने को और देन आफ्टर आपने देखा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे और 35 मार्क्स और 20 मिनट ही दिए गए थे। यानी इतना ही पैटर्न होता है और इतना ही आपको रियल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में और देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपको ज़रूर बताऊंगा, हर बार मैं आपको बताता रहता हूं, तो इस बार भी बताना फर्ज है। ये संडे 165 नंबर 1 फरवरी को ये टेस्ट कराया गया था, जबकि उसके पहले आप देख रहे होंगे 25 जनवरी को जो संडे पड़ा था, उस संडे को जो टेस्ट हुआ था वो आरबीआई असिस्टेंट पर हुआ था, जो वैकेंसीज अभी आने वाली, उस पर बेस्ड ये आरबीआई असिस्टेंट का मॉक हुआ था, जिसमें फर्स्ट पूरी भीड़ में पहला स्थान लाने वाली शिवांगी मिश्रा, सेकंड पोजीशन कृष्णा की और थर्ड पोजीशन स्पर्श जैन की है थी। तो इस तरीके से आपको एक मोटिवेशन दिया जाता है हमारी कोचिंग की तरफ से, ताकि आप भीड़ से हटकर एक हिस्सा बनते हैं। एक अच्छे क्राउड में 200-250 लोगों के बीच में टॉप प्लेस ले आना, मतलब अपने आप में है थोड़ी सी दमदार बात कि हाँ, नो डाउट वो स्टूडेंट पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पढ़ने से ज़्यादा कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है ना? बहुत जानकारी की ज़रूरत नहीं है, निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। लगातार लगे रहेंगे तो इन ऊंचाइयों तक बड़े आराम से हम पहुंच जाते हैं। तो ये था लास्ट संडे का रिजल्ट। बाकी ये आपके पास दिख रहा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी 66 इस पेपर में स्टार्ट हुई थी, यानी थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का था, जिसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन थे। तो ये मैं बताता नहीं हूँ, सब लोग कर लेते हैं, टेबल जिसको जितनी याद होगी उतनी जल्दी कर लेगा। 86 नंबर पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन ये छपा था। आइए अर्थमेटिक से इस क्वेश्चन मॉक की शुरुआत करते हैं कि क्या था अर्थमेटिक में 86 नंबर क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, क्लर्क हमेशा, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, कोई सा क्लर्क का पेपर हो, क्लर्क का पेपर ऐसा पेपर है जिसमें घोड़े की दौड़ बननी पड़ती है। आपको बिना देखे समझे बूझे दौड़ना पड़ेगा। जितना तेजी से आप दौड़ेंगे उतना बेहतर आप रिस्पॉन्स पाएंगे, गारंटी है। अदरवाइज पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें इनको निकाल पाना और समझ पाना। आओ देखो ये जरा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। देखिए कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी टेक 40% मोर टाइम दैट ऑफ ए टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब ए को लगते हैं 15 दिन, ए को लगते हैं किसी काम को करने में 15 दिन, तो बी को इसी काम को करने में ए से 40% ज्यादा समय लगता है। ए से 40% ज्यादा लगने का मतलब क्या, 15 चौके 60, 6 दिन ज्यादा आप बोलोगे। एक से 40% ज्यादा टाइम का मतलब कि 15 का 40%, 6 होगा, 6 दिन ज्यादा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सर उसी काम को बी को करने में 15 में 6 जोड़ लो, 21 दिन लगते हैं। 21 दिन, 15 और 21 का एलसीएम निकाल लो। जरा बताइए अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 60% ऑफ द वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा।
दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो पूरे काम का 60% होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले एलसीएम, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 15 और 21 लिखा है तो वो एलसीएम ऐसे निकालते हैं इस मेथड पे। ठीक है, नो डाउट बचपन में सिखाया गया था ऐसे निकालते हैं, लेकिन बेटा कंपटीशन में है आप, ऐसे एलसीएम निकालेंगे कैसे काम चलेगा बताइए। मुझे जल्दी निकालना है ना, जल्दी निकालने के लिए बेहतर अप्रोच मैं आपको सिखा रखा हूँ। एक बार और बता दूं कि आप ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा ढूंढिए जो 15 और 21 दोनों को काट रहा हो। आप कहोगे सर 3 काट रहा है फिलहाल, तो 3 काट रहा है, 3 से 15 कटेगा 5 बार और 3 से 15 21 कटेगा 7 बार, है ना। तो सीधा यहाँ आप लिख लीजिए, ऐसे काटिए। देखिए कितनी जल्दी आ गया, 15 सत्ते 105। दिस इज टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया मेरे भाई, तो एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा। ए की एफिशिएंसी 5 तिहाई 15 यानी 7 होगी, बी की एफिशिएंसी 21 मतलब 5 होगी। दोनों मिलकर काम को करने हैं, तो जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो काम कितना होगा, 7 और 5 12 यूनिट, एक दिन में 12 यूनिट। कितना काम करना है, 105 नहीं करना है, 105 का 60%, 60% मतलब 60/100 कहोगे, 60/100। और किस एफिशिएंसी से, 12 की एफिशिएंसी से करना है। ये रहा पिक्चर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, 12 से ये कट गया 5 बार में, 5 से इसको काट लीजिए 20 बार में, है ना। 5 से काट दीजिए इसको 4 बार में, 5 से इसको 21 बार में। तो मेरे भाई 5.25 डेज आ जाएगा आंसर। बस 21 में 4 की भाग कर दीजिए, आ गया 5.25 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। स्पीड में लगाना था, है ना, जितनी स्पीड में लगाएंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन इजीली बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखो आप, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। 87 नंबर कह रहा है पी स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ रिमेनिंग। ये सब पॉइंट पकड़े जाते हैं कि इनकम का सबसे पहले 25%, फिर 20% जो वो खर्च कर रहा है वो रिमेनिंग का खर्च कर रहा है, यानी इसको खर्च करने के बाद उसके पास जो पैसा बच रहा है उसका 25%, सॉरी 20%। फिर 35% ऑफ रिमेनिंग ऑन मिसलेनियस। इफ मनी स्पेंड ऑन मिसलेनियस इज 4200, तो मंथली इनकम बता दीजिए, जिसको उन्होंने पी ले रखा है। तो कह रहा है मंथली इनकम बता दीजिए, पी की मंथली इनकम क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से लगाइए। आप मान लीजिए कि उसकी मंथली इनकम कितनी है मेरे भाई, मंथली इनकम जिसको वो पी कह रहा है, हमने मान लिया पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो 25% वो फूड पे खर्च कर रहा है, तो 100 का 25%, यानी भोजन पे जो वो खर्च कर रहा है 100 का 25%, 25 हो जाएगा भोजन पे, हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 25 खर्च हो गया, तो जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग ये बचा कितना 75, और रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग का 20% किस पर, ट्रेवलिंग पर। तो 75 का 20%, 75 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 20%, यानी 1/5 कर दीजिए। ट्रैवलिंग पे फिर कितना आ जाएगा, ट्रैवलिंग पे आ जाएगा 15 रुपए। आ गए, 75 का 20% निकालोगे तो 15 रुपए ट्रैवलिंग पे आ जाएंगे। फिर कह रहा है जो बचेगा उसका 35%। अब भैया जब 75 में से 75 में से 15 ट्रैवलिंग पे चले गए, तो अब इसमें से कितना रिमेनिंग बचा, इसमें से रिमेनिंग कितना बचा, आपने कहा सर 60 बचा। और 60 का 35% वो क्या करता है, मिसलेनियस पे खर्च करता है, और मिसलेनियस की वैल्यू आपके पास 4200 है। तो भैया बड़ा ही आसान, 60 का 35% निकाल दीजिए, 60 का 35%, 7/20 करोगे, 20 तिहाई 7 होगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा, यानी 21 रुपए 60 में से मिसलेनियस है, और 21 की वैल्यू दे रखा है 4200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 गुना 42, 200। आपको बताना था मंथली इनकम ऑफ पर्सन, 100 माना था हमने, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 200, यानी जवाब हो गया 20,000, 20,000 बिल्कुल सही जवाब। कितना टाइम लग रहा है, 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है यार, 20-20 25-25 सेकंड के क्वेश्चन है,
झटापट लगा लेने हैं सटपट खींच के, बिना दिमाग लगाए, है ना। आओ देखो, वोट एंड स्ट्रीम देखो जरा, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 देखो, कह रहा है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 13, स्टिल वाटर स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गई बात। आपको ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से मैंने कई बार बताया है कि बेटा जब भी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बनता है, यही दे रखा है वो, तो अगर हम लोग इसको 2 से भाग करते हैं, क्योंकि डिफरेंस मेरे पास 10 है, और अगर मैं 10 को 2 से भाग करूंगा तो ये जो 5 आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड ऑफ करंट आता है। वहीं अगर मैं जोड़ के 2 की भाग करता हूं तो याद होगा स्टिल वाटर स्पीड आती है, जबकि क्वेश्चन में स्टिल वाटर स्पीड तो दे ही रखा है, स्टिल वाटर स्पीड तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 13 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा नाव को 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम अगर नाव को मुझे चलाना है तो स्टिल वाटर स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस करना पड़ता है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। कितना जाना है 80, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 80 और स्पीड है 8 की, तो टाइम आएगा सर 10 आवर्स, है ना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ना, मैं बार बार कहता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, बस बड़े प्यार से लगा लिया। अब जिसको ये बात नहीं पता होगी कि डिफरेंस में 2 से डिवीजन करने पर डायरेक्टली स्पीड ऑफ करंट निकलता है, तो उसके लिए मैं आपको सच बताऊं कि यहां से यहां तक की लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये पूरी लाइन ना उलझा देगी इस क्वेश्चन में, उलझ जाएंगे। उलझाते नहीं, उलझाते हैं चीजों को। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 89 नंबर क्वेश्चन, 89 कह रहा है आपसे कि पर्सन डिपॉजिटेड 15,500 R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल के लिए, तो 3120 रुपए इंटरेस्ट मिलते हैं। मेरी बात समझना, अगर मुझे 4 साल में किसी धनराशि पर 3120 रुपए अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब एक साल में मुझे, एक साल में 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, 780 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। 780 रुपए इंटरेस्ट मुझे किस पर मिल रहा है, 15,600 पे मिल रहा है। तो 15,600 का 780 कितने परसेंट है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि सर आर की वैल्यू जो होगी, ये देखो इसका ये डबल है, यानी 10, और ये हो जाएगा कितना 2, 2 से काट लो इसको, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आर की वैल्यू वो कितनी आई 5% पर एनम आई, पर एनम 5%, डन हो गई बात, पर एनम 5%। अब वो कह रहा है कि हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन R+3%, आर की वैल्यू 5 है तो R+3 की वैल्यू 8 होगी। तो कह रहा है बताइए कितना इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर मिलेगा, 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल मेरा है 15,600, रेट हो जाएगी 8% की, क्योंकि 5 ये 3 वो, तो 8% और टाइम हो गया कितना 3 साल, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 24%। तो कितना होगा, यानी 15,600 का 24%, 24/100 निकाल लीजिए, बस बात खत्म। इसको अगर हम गुणा कर लें तो बड़े आराम से 3744 जो इस सवाल का सही जवाब है, आराम से आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है व्यास जी, मुझे भरोसा है आपने इसको गलत किया होगा, तो एक बार जरूर गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, 90,
A and B started business by investing 10,000 and 12,000. A ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 10,000 रुपए लगाए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 12,000 रुपए लगाए हैं। ठीक। आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन एंड इन्वेस्ट इन 15,000। 8 महीने के बाद सी आता है, 15,000 रुपए लगाता है। तो मैंने कहा अगर प्रिंसिपल सबके लिख लेते हो ना, तो जो कॉमन पड़ता है उसको काट लिया करो, इसको काट लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं। जितना बड़ा नंबर आगे लेके चलेंगे, कैपिटल इनटू टाइम से मुझे प्रॉफिट बनाना है, तो अभी टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 15,000 कई गुना घूम के हो जाएगा, बहुत सारे जीरो हो जाएगा। तो बेटर है कि जो कॉमन फंसता है ना उसको काट लिया जाता है। जब काट लेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। देखिए कैसे कह रहा है, 8 महीने के बाद तो सी जुड़ता है, 8 महीने के बाद सी जुड़ता है और 18 महीने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। यानी पूरा बिजनेस कितने मंथ का है? 18 मंथ का है, 18 मंथ का। तो 18 से तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, इनका भी टाइम पीरियड 18 होगा। लेकिन ये जब 8 महीने बाद आए हैं तो इनका टाइम पीरियड तो 10 ही होगा ना, इनका टाइम पीरियड तो 10 ही होगा। अब हम यहां से बना लेते हैं क्या, कैपिटल इंटू टाइम से प्रॉफिट का रेशियो। 5 बार काट लीजिए इसको, ये 9 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। ठीक हो गई बात। ये 3, ये अभी 3 और ये 5, और कुछ कट रहा है जरा देखते हैं एक बार। 3 12 5 नहीं कट रहा है, ये हो गया 30, 12 3 36 और 5 बचे 25। क्या आ गया? ये प्रॉफिट का रेशियो है। फिर बोला था उसने कि सी का जो प्रॉफिट है वो 5,000, सी का प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी? 5,000, है ना। एक यूनिट कितना हो गया? 200। एक यूनिट अगर मेरे भाई 200 हुआ तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। टोटल प्रॉफिट का मतलब मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11 हो रहा है, 3 3 6 2 8 और 1 9, 91 यूनिट की वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दूना 18, 18,200। ये डन हो गई बात, 18,200। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 91 देखो। 91 कह रहा है आपसे कि अल्कोहल एंड वाटर इन अ मिक्सचर ए एंड बी, दोनों में दो मिक्सचर, एक मिक्सचर ए है उसमें भी अल्कोहल वाटर है, दूसरा मिक्सचर बी है उसमें भी अल्कोहल वाटर है, 20% एंड 55% रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये हुआ कि मिक्सचर ए है, इसमें अल्कोहल की मात्रा AL लिख रहा हूं मैं, कितनी है? आप कहोगे सर 20%। जो मिक्सचर बी है इसमें वाटर की वैल्यू दे रखा है, कितनी है? 55%। ठीक। इसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला कि मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी दोनों को एक दूसरे में मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो है वो 35% हो जाता है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ क्वांटिटी मिक्सचर ए और मिक्सचर बी की रिजल्टेंट मिक्सचर। दो मिक्सचर थे, दोनों को जब आपस में आप मिला दोगे तो आपस में मिलाने के बाद अल्कोहल का परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। अल्कोहल का परसेंटेज अगर अवेलेबल है तो सिर्फ वो ये पूछ रहा है कि दोनों को किस रेशियो में आपने मिलाया, बस इतना पूछ रहा है। तो आसान है ना, क्या ही करना है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये 20% है और ये 55%, दोनों को मिलाएंगे तो मिड वैल्यू बनेगी। एलिगेशन से लगाइए, मिलाने पर भी ना हमारे पास क्या है? अल्कोहल का परसेंटेज है, कितना? 35%। अब जो लोग फाउंडेशन मुझसे पढ़े, मैंने ये बात आपको बहुत बखूबी बताई है कि एलिगेशन में चीपर, डियरर और मीन एक ही फॉर्मेट में रखते हैं। अगर आपने ऐसे लगाया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए होगा मेरे भाई कि ये मिक्सचर ए में अल्कोहल है और मिक्सचर बी में यहाँ वाटर है। वाटर नहीं, इसको भी हमें अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अगर 55%
वाटर है मतलब 45% इसमें अल्कोहल होगा। चीपर, डियरर और मीन तीनों को एक फॉर्मेट में रखा जाता है। किसी से किसी को ना घटा सकते हैं आप, ना किसी से किसी को जोड़ सकते हैं। तो मेरे भाई 45 में से 35 आप घटाएंगे, आई बात समझ में? 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 35 में से 20 घटाएंगे तो इधर 15 बचेगा। फाइनली रेशियो जो आएगा मेरे भाई ये 2, और रेशियो आएगा 3 का। 2:3 इस सवाल का एलिगेशन मेथड से बेहतरीन जवाब, और यही इसका बेहतरीन सलूशन था। इसमें बस यही ध्यान रखना था कि दोनों को आपस में आपको कैसे मिलाना है। हमेशा चीपर, डियरर और मीन एक ही फॉर्मेट में रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 क्या है कि अमित हैज 40 आर्टिकल, सेम कॉस्ट प्राइस। अमित के पास 40 आर्टिकल हैं और कॉस्ट प्राइस उनकी सेम। अमित 24 आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचता है और रिमेनिंग आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। कह रहा इफ लिखा है, मतलब यदि अगर वो 40 आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो 5720 रिड्यूस हो जाता है, पहले की तुलना में कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। मैंने आपसे कहा कि आप ये मान लीजिए, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 10 रुपीज मान लीजिए, कुछ भी मान के लगाना सेम है। अगर मैं 10 रुपीज मान लू तो 40 आर्टिकल की सीपी कितनी होगी? 40 इंटू 10 यानी सीपी कितनी होगी? टोटल सीपी आप कहोगे सर 400। क्या करते हैं ये भाई साहब, 40 आर्टिकल में से 24 आर्टिकल वो बेचते हैं, तो 24 आर्टिकल की सीपी अगर 10 एक की है तो 24 की 240 होगी। बच गए कितने? 160, मतलब 16 बच गए। तो एक की सीपी 10, तो 16 की सीपी 160। ये जो 24 240 हैं इनको बेचता है 30% के प्रॉफिट पे। 30% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जब आप 240 का 30% निकालेंगे 72 आएगा। इसको बेचता है वो 20% के प्रॉफिट पे, यानी 160 का 20% 32 होगा। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 104 हो रहा है टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगर वो पूरे के पूरे 40 आर्टिकल का मतलब 400 वाले आर्टिकल को अगर वो 15% के प्रॉफिट पे बेचे तो 15 चौके 60, केवल और केवल 60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही वो आपसे कह रहा है कि ऐसे 104 रुपए प्रॉफिट हो रहा है और पूरे पर 60 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना रिड्यूस कर रहा है? कितना रिड्यूस कर रहा है? आप कहोगे सर 44 रुपए रिड्यूस कर रहा है, और यही 44 बराबर है किसके? 5720 के। समझ गए? एक यूनिट की वैल्यू 5720 डिवाइडेड बाई 40। और आपसे पूछा था 44 आपसे पूछा था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 5720 डिवाइडेड बाई 40। कोई पहाड़ा जीवन में अगर याद हो तो काट सकते हैं। 11 से 4 बार में, 11 से 5 और 2, 4 से ये 13 चौके 52, 130 और 10 ये 1300, 13। बढ़िया। चल आगे देखो। कुछ तो एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन है, जैसे चलो 94 बता दे रहे हैं, बीच में एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन एकदम हलवा था, फॉर्मूला बेस्ड। कई बार करा चुके हैं, पता है मॉक को अगर आप गहराई से सीखेंगे ना, रटते चलेंगे तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है 20 मिनट में पूरे सिलेबस का। बस मुद्दा ये है कि आप उसको
दिल पे लें, गहराई से लेंगे तब संभव है। आप मॉक को मॉक समझ लेते हैं, बस यार ठीक है, नहीं आप ये माना करिए कि ये मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है और इसमें मुझे बेहतर करना है, तभी हो पाएगा। आओ देखो, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए 240 मीटर एंड लेंथ ऑफ टनल इज 150% मोर देन ट्रेन ए। तो अगर ट्रेन ए की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए अगर 240 है, तो कह रहा है इसको जब आप 150% बढ़ाएंगे, 150 क्या होता है, 150 बटा 100, 3 बटा 2, लेकिन मोर करना है तो 3 बढ़ाना पड़ेगा। 3 बढ़ाने का मतलब कि 2 से 3 बढ़ाकर 5 करना पड़ेगा, है ना। 2 से 3 बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, या 3 बटा 2 निकाल लो, आप कंफ्यूज ना होना। 150% का मतलब 3 बटा 2, ये हमने इसको काटा 12 3 36, 360 अगर ज्यादा करेंगे ट्रेन ए से, 240 जोड़ दो तो 600। ये 600 क्या आई, ये आई टनल की लेंथ, ठीक, 600 आ गई टनल की लेंथ। कह रहा ट्रेन ए ने क्रॉस किया टनल को 30 सेकेंड में। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है तो क्या निकालते हैं, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है तो निकालते क्या है मेरे भाई, दोनों की लेंथ आपस में जोड़ दी जाती है। तो ट्रेन की लेंथ है 240, टनल की लेंथ है 600। कितने समय में क्रॉस कर रही है, 30 सेकेंड में। यहां से क्या आएगा, ट्रेन ए की स्पीड, क्या आएगा, ट्रेन ए की स्पीड। आओ जरा देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 6 2 8, 840 बटा 30, डन। 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 28 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन ए। आगे आपसे कह रहा है ध्यान से कि ट्रेन बी हैविंग अ लेंथ ऑफ 320 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन ए एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, 320 मीटर है, और वो अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ रही है और क्रॉस भी करती है किसको, ट्रेन ए को, जबकि ट्रेन बी की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम, लेंथ हमेशा आपस में जोड़ी जाती है। जबकि अगर मामला अपोजिट डायरेक्शन का है तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होती है, जोड़ी जाएंगी। दोनों की लेंथ भी आपस में जोड़ी जाती है, बता रखा हूं, कॉपी निकालिएगा फाउंडेशन की। तब टाइम आता है कि एक दूसरे को कितने टाइम में ये क्रॉस करेंगे। दोनों की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, बी की 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18 करोगे, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और ए की स्पीड कितनी है, 28 मीटर पर सेकेंड। तो 20 और 28 दोनों जोड़ेंगे तो 48 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, 240 मीटर, 240 मीटर, डन। और ट्रेन बी की लेंथ कितनी है मेरी जान, 320, ठीक। तो टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू निकालिए, टाइम इज इक्वल टू आप निकालिए, यहाँ क्या आ रहा है भैया, इसको जोड़ना जरा, 0 6 और 6 हो जा रहा है 5, और नीचे हो जाएगा 48, डन हो गई बात। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 छक्के 48, डन। यानी ये हो गया 35 बटा 3। है कोई ऑप्शन, सेकंड ऐसे ही दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है 35 बटा 3 सेकंड, ऑप्शन ए। आया कुछ समझ में, चल ये आप लगा लेना एज का ना, कई बार बता रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मत करवाओ फालतू, मेहनत ना करवाया करो मुझसे भी, खुद भी ना करो। डीआई देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ी आसान सी डीआई थी, कुछ भी नहीं करना है डीआई के, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ, छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे। कह रहा है कि आप डाटा पढ़िए, द टेबल शोड 4 डिफरेंट पर्सन सोल्ड नंबर ऑफ शर्ट ऑन 4 डिफरेंट डे। तो ये 4 दिन दिख रहे हैं आपको, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये 4 पर्सन ए बी सी और डी दिख रहे हैं।
तो हर पर्सन किस दिन कितनी शर्ट बेचता है ये लिखा हुआ। अब सवाल देखिए, सवाल कुछ भी नहीं है, लगाना ही है बस कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे। बी ऑन ट्यूसडे, ये मंडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, इसकी बात कर रहा है। ये 175, हाउ मेनी मोर आर लेस देन, परसेंट नहीं पूछा है, सिर्फ वॉल्यूम पूछा है, कितना कम या ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए ऑन संडे, ए के संडे से, ए संडे ये है, तो ए के संडे 80 से 175 तो ज्यादा ही है ना, 175 तो ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है बस आपको इतना निकाल लेना है, सीधा आंसर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कितने का ज्यादा है कितना कम है। ये आपकी लास्ट के डीआई के 4-5 क्वेश्चन थे, ये आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। समझ गए बात को। तो ये था पूरा संडे का एनालिसिस, जिसको आप बेहतर तरीके से कंप्लीट किए हैं। अच्छे से मौका लगाया करिए, ध्यान रखा करिए। बाकी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।